फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो कक्षा 10 की मेन एग्ज़ाम जो होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें सब्जेक्ट रहेगा अपना हिंदी। और इसमें हम बात करेंगे हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार आएगा, इसकी ब्लूप्रिंट, इसकी प्रश्न पत्र की जो योजना है वो क्या रहने वाली है, और अपना ये सेशन है ये 2025-26 का है, और कितने अंकों का ये पेपर होगा, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, सब कुछ डिटेल हम आज इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं या नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। इसमें हम बात करें हिंदी विषय की, तो कक्षा 10 में आपका जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है उसमें पूर्णांक आपका 80 रहेगा। 20 अंक जो है वो आपको स्कूल से भेजे जाने हैं, और इस आपको प्रश्न पत्र हल करने का समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। कहाँ ज्ञान उद्देश्य से अंक भार कितना आएगा, 17 अंक से प्रश्न आएंगे, अवबोध से 32, ज्ञानोपयोग से 13 अंक के, कौशल से 13 अंक के, और विश्लेषण से 5 अंक के। इस प्रकार 80 अंक आपके आने हैं। अब ये ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग, यहाँ हम बात करें इसमें बुक से, तो बुक में हम बात करें आपके, तो इसमें आप देखोगे तो बहुविकल्पनात्मक जो प्रश्न हैं इनकी कुल संख्या 18 होगी। प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, तो ये 18 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1-1 अंक के होंगे। अति लघुत्तरात्मक मतलब छोटे क्वेश्चन जिनके आंसर बहुत ही छोटे हैं वो 12 आएंगे, सभी 1 अंक का होगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न मतलब छोटे उत्तर, अति लघुत्तरात्मक मतलब एकदम छोटे 1 लाइन वाले लघुत्तरात्मक हो जाएंगे, 2 लाइन वाले या 3 लाइन वाले। इसमें 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। दीर्घ मतलब जो बड़े आंसर हैं 5-6 लाइन वाले हैं वो कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहने वाला है। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, और ये निबंधात्मक प्रश्न एक तो आएगा 6 अंक का, और 2 आएंगे आपके 4-4 अंक के, मतलब 8 अंक के। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। कुल जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में वो 52 आएंगे, और कुल अंक रहने वाले हैं 80। तो ये 14 नंबर के क्वेश्चन निबंधात्मक हैं। इस प्रकार आप यहाँ इनको देख सकते हो। विषय वस्तु मतलब कौन सी बुक से कितने अंक के क्वेश्चन आने हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो। क्षितिज से कितने आएंगे, गद्य भाग से 18 अंक के, पद्य भाग से 15 अंक के, कृतिका से 11 अंक के, और व्यवहारिक व्याकरण से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। रचना पत्र से 4 अंक, निबंध से 6 अंक, संक्षिप्तीकरण पलवन से 4 अंक, अपठित गद्यांश के 6 अंक, अपठित पद्यांश के 6 अंक। तो इस प्रकार आप इन सब्जेक्ट के आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और ये आपका ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया गया है, ये ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं। जो हमने ऊपर बात की है वैसे ही इसमें दिया गया है। क्षितिज, गद्य, पद्य, कृतिका, व्यवहारिक व्याकरण जो दिया गया है वो सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। अब हम आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करने जा रहे हैं 2025 से 26 का। इसमें हम देखेंगे ये आपका जो मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र है, इसी प्रकार का आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। तो यहाँ हम पहले देखिए इनके सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर आपको अवश्य लिखने हैं, और सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है, ना कि आप उनके उत्तर अपने क्वेश्चन पेपर पर दें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आप स्वयं ले आएंगे, तो आपको उनके आंसर आपकी आंसर शीट में लिखने हैं। और जिनमें आंतरिक खंड मतलब जिनमें विकल्प दिए गए हैं अथवा दिया गया है, उनमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है, अच्छा याद है, आप वो आंसर वहाँ लिख दें। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय आपको क्रमांक अवश्य लिखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन तो आप 5 का कर रहे हो और उस पर क्रमांक लगा दिया आपने 1 नंबर, तो वो गलत हो जाएगा। अगर
प्रश्न क्वेश्चन 5 का है तो आपको आंसर में भी 5 ही लिखना है और उसके बाद में उसका आंसर करना है। इस प्रकार आप इनको करेंगे। प्रश्न संख्या 16 से 22 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको चयन करके लिखना है। अब हम इसमें अलग अलग खंडों की बात करें तो इसमें खंड ए में ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें हम बात करें भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है, ये तो शब्द है और इस शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय होता है। तो मूल शब्द इसमें मान लो भूगोल है और इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तो आप सबसे पहले अंत में देखो क्या जुड़ा है, कै जुड़ा है। तो कै के आधार पर देखो कै इन 3 में जुड़ा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, इसमें तय जुड़ा है। और कै से पहले ली है, तो ली में देखो एक तो लय है और इसमें ई की मात्रा जुड़ी है। ई कौन सा है, छोटा है, तो ई कैसे पहले आ जाएगा, इक आ गया, तो इक वाला देखो इसमें एक ही है, बै वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रत्यय से संबंधित जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से याद रखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। इसी प्रकार उपसर्ग की बात करें तो ये आपका मूल शब्द है और इससे पहले जो शब्दांश जुड़ा है और वो शब्दांश जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय तो अंत में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो निराकार, तो इसमें शुरू में देखो सबसे पहले क्या है, नी है और उसके बाद में क्या है, रे है। रे में ये मात्रा किसकी होती है, आ की, तो इसमें रे के आगे आ हो जाएगा और आगे कर। तो इसमें हम बात करें तो निर आ गया, आकर इसमें अलग शब्द है, तो इसमें निर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक आपको देखने हैं प्ले लिस्ट में जाकर आप वो टॉपिक देख सकते हो। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी हिंदी से संबंधित जो टॉपिक हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता, वो क्या होता है, वो असंतुष्ट होता है क्योंकि उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है, तो झूठा सच जो है ये मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, यहाँ पर संधि है चरम उत्कर्ष, किस दिन देखा था, जब उनका बेटा जो था उसका देहांत हो गया था, मतलब पुत्र की मृत्यु पर। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है, तो यहाँ हम बात करें तो सबसे अंत में उनको राजधर्म याद दिलाया गया था। अट नहीं रही हैं कविता में किस मास की मादकता का वर्णन आपको दिखाया गया है, तो इसमें फाल्गुन मास की जो मादकता है उसका वर्णन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। संगतकार का कार्य क्या होता है, मतलब मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना ही क्या होता है, संगतकार होता है। फिर हम आगे बात करें भोलानाथ एवं उनके दोस्तों को कौन सी शरारत जो थी वो महंगी पड़ी थी, तो इसमें हम बात करें तो चूहों के बिल में उन्होंने पानी डाला था और उसमें से सांप निकल आया था। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते हैं, मतलब आंतरिक दबाव के बिना वो नहीं लिख पाते हैं। आगे हम बात करें साना साना हाथ जोड़ पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आँख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, क्योंकि वो जो यहाँ आप देख सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, मतलब आपने जो ये चैप्टर पढ़ा है उस आधार पर आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तिमरो माया सेंधे भलाई सता उच्च पंक्ति का तात्पर्य क्या है, तो इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। फिर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले ऑप्शन में चलते हैं, मतलब जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो कर्म यहाँ आ गया, तो जिस क्रिया में कर्म होता है वो होती है सक्रामक और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो होती है अक्रमक, तो यहाँ सक्रामक क्रिया वो कहलाती है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण दोष रूप रंग आकार आदि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो जिसमें विकार होता है परिवर्तन
मतलब जो विकारी शब्द है उसमें तो परिवर्तन होगा और जो अविकारी शब्द हैं उनमें परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। स्वागत शब्द में संधि है, तो यहाँ आप देखोगे स है, आगे वह जुड़ा है और इसमें आ की मात्रा है, तो तो वह का ऊ बन जाएगा। तो यहाँ कौन सी यण संधि में होता है? ये स का वह का ऊ, ये का ई, इस प्रकार बनता है, तो ये सु धन आगत हो जाएगा। तो यहाँ यण संधि होगी, सु धन आगत का हो जाएगा स्वागत। रात दिन शब्द में समास पूछा है, तो यहाँ रात और दिन ये इसका विग्रह होगा। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ द्वंद्व समास है, मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाता है। फिर एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। इस गद्यांश से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देखने हैं। इस गद्यांश को आप 1-2 बार मन लगाकर इसको पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको इन्हीं में मिल जाएंगे। जैसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या हैं? तो यहाँ देखोगे राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। तो इस प्रकार आप 1 अंक तो यहाँ आसानी से आप प्राप्त कर लोगे। तो ये जो पैराग्राफ है इनसे ही आपको इनके आंसर ढूंढने हैं और आप आसानी से इनको कर सकते हो। इसी प्रकार अपठित पद्यांश आएगा, उनमें भी ये पद्यांश आपको पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको इनके आंसर लिखने हैं। कविता में कवि ने हिमगिरी किसे कहा है? तो हिमालय पर्वत को हिमगिरी यहाँ पर कहा गया है। हिमगिरी के शिखर किससे निखरे हुए हैं? तो वो उषा की लाली से निखरे हुए हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें दिखाई देंगी। फिर आपको एक पठित गद्यांश दिया जाएगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया गया गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है। इसी प्रकार इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। इसमें आपको दो गद्यांश दिए जाएंगे, एक तो ऊपर हो गया, एक दूसरा ये है। दोनों में से जो गद्यांश आपको अच्छा लगता है, जिसके आंसर आपको अच्छे तरीके से इनमें से मिल जाते हैं, वही आप करें। इसी प्रकार हम बात करते हैं पद्यांश की। तो पद्यांश में एक तो फसल क्या है और दूसरा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इनमें से आपको जो भी पद्यांश अच्छा आता है वो आप उनके आंसर करें। तो यहाँ हम बात करें फसल क्या है, तो ये फसल जो कविता है ये आपके नागार्जुन जो कवि है उस चैप्टर से ये कविता ली गई है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। मतलब जादू क्या होता है? जादू एक चमत्कार होता है, प्रभाव होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। स्पर्श होता है छूना और महिमा होता है महत्व। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। तो यहाँ संदली का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। तो रूपांतर क्या होता है? बदला हुआ रूप। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो संकोच क्या होता है? सिकुड़न यहाँ पर बताया गया है। और थिरकना क्या होता है? नाचना या लहराना। तो इसमें कवि स्वयं से ये प्रश्न करता है। वो कहता है कि खेतों में जो फसल उगती है आखिर वो क्या है? फिर वो स्वयं ही इस क्वेश्चन का मतलब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि वे फसलें और कुछ नहीं हैं, केवल नदियों के जल के प्रभाव का वो जादू है। तथा मनुष्य के हाथों के स्पर्श मतलब उनके श्रम का सुखद परिणाम वो मानी जाती हैं। वे फसलें कहीं भूरी मिट्टी में से उपजती हैं तो कहीं काली मिट्टी से और कहीं कहीं पर ये संदली मिट्टी से उपजती हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यही है कि इन फसलों में अपनी अपनी मिट्टी के गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव जो है वो छिपे हुए हैं। ये फसलें जो होती हैं ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप होती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह का इनको रूपाकार प्रदान किया है, मतलब इनको आकार प्रदान किया है कि इसके साथ ही हवाओं की जो थिरकन है वो सिमट कर इसमें समा गई है। इसका आशय यही है कि इन्हें बड़ा करने में हवा की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात हवा का प्रभाव भी फसलों पर पड़ता है।
फिर हम आगे बात करें, दूसरी अथवा में दे रखा है, तो इसमें हम बात करें, इनमें से आपको एक ही करना है, या तो ऊपर वाला फसल वाला करो या फिर ये करो। तो इसमें दे रखा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ये जो पद है ये सूरदास जी द्वारा आपका जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। इसमें हम बात करें हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल क्या होता है? हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है, और वो क्या होता है, वो हमेशा ही अपने पंजे में लकड़ी दबाए हुए होता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मतलब क्रम क्या होता है? काम। और जक मतलब, यहाँ हम बात करें, मतलब मन क्रम वचन नंद नंदन उर। उर क्या होता है? उर होता है हृदय। जागत सोवत सौपन दिवस निशी, दिवस दिन और निशी रात। काने काने जकरी, जकरी मतलब काने काने रटना या जपना। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। करुई क्या होती है? ककड़ी होती है। मतलब करुई कड़वी होती है, तो यहाँ ककड़ी को कड़वी बताया गया है। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी। तो यहाँ हम बात करें, व्याधि मतलब बीमारी। व्याधि होता है बीमारी। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री मतलब चंचल यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें हम बात करें, जो सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन इस पद में किया है। और वो कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से यही कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी जो होता है वो चाहे किसी भी दशा में हो, हमेशा वो अपने पंजों में लकड़ी के तिनके को पकड़े रखता है। उसी प्रकार हम भी लगातार कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं, और हमने मन वचन और कर्म से नंद नंदन रूपी उस लकड़ी को अर्थात कृष्ण के रूप में और उसकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। अब उसे हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हमारा मन जागते हुए सोते हुए चाहे हम किसी भी दशा में हो, हमारा मन तो सिर्फ कृष्ण में रमा हुआ है। अर्थात उन्हीं का ध्यान हमारा मन करता रहता है। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि भ्रमर तुम्हारी जो, मतलब यहाँ हम बात करें, वो उद्धव को भ्रमर के रूप में संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो योग की बातें हैं वो सुनने में हमें ऐसी लगती हैं कि मान लो हमें आपने कड़वी जो ककड़ी है वो खिला दी हो। अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हमें नितांत ही रुचिकर लगती हैं। तुम तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत लेकर आए हो कि हमसे न तो कभी इनको देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं, अनजान हैं। इसलिए इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चकवी के समान हमेशा चंचल रहते हैं, अर्थात अस्थिर रहते हैं। परंतु हमारी चित्तवृत्ति तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ साबित होता है। फिर आपको यहाँ से इनके आंसर देने हैं। आगे हम सेक्शन बी वाले ब में बात करें, तो इसमें हम आगे क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको लिखना है। मतलब हवलदार साहब जो था वो एक चश्मे वाला था, और उन्होंने क्या किया था, जो पत्थर की मूर्ति थी उस पर उनको एक पत्थर का चश्मा लगाना था। तो उस मूर्ति को वो चश्मा किस प्रकार पहनाए, वो सभी बातें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। उस पाठ के आधार पर आपको 2 पंक्तियों में ये प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष क्या होता है? प्रहार करना। कथन को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है।
ये जो क्वेश्चन है ये आपके यशपाल द्वारा जो लखनवी अंदाज कहानी है वहाँ से लिया गया है। तो इस कहानी में यशपाल ने किस पर कटाक्ष किया है वो आपको बताना है। इस कहानी के मूल भाव की हम बात करें तो इसमें शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर लेखक ने कटाक्ष किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको ये इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप ये अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो बहुत ही आसानी से दे पाओगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये आपको बतानी है। अगर आप इसमें बात करो तो आपकी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो क्षितिज में कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें वीर योद्धाओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो काव्यांश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपकी रामचरितमानस जो बुक है उसके बालकांड से ये लिया गया है। तो इसमें हम बात करें तो सीता स्वयंवर में राम जी ने जो धनुष तोड़ा, शिव धनुष तोड़ा था, उसके बाद में परशुराम किस प्रकार क्रोधित हुए थे। तो राम ने परशुराम को एक योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो बताई थी। तो वो कौन कौन सी हैं वो आप बता सकते हो। फिर हम बात करें अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? आत्मकथ्य काव्यांश के आधार पर आपको बताना है। तो आत्मकथ्य जो काव्यांश है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्यांश है और इसमें कवि ने मतलब जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि अभी कथा कहने का समय, आत्मकथा सुनाने का समय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के जो सारे दुख दर्द हैं और जो भी अभाव हैं वो अभी तक शांत है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। इसलिए उन दुख दर्दों को और उन अभावों को शांत रहने दो, अभी मेरी आत्मकथा मत सुनो, मतलब सुनाने का समय नहीं है। फिर हम बात करें, दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, इस कथन में निहित भाव को आपको समझाना है। तो ये तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान जो चैप्टर है नागार्जुन द्वारा रचित, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो दंतुरिन मुस्कान होती है वो मृतक में भी किस प्रकार जान डाल देती है कि यहाँ पर एक कवि ने नन्हे बच्चे को संबोधित करते हुए उसके नन्हे नन्हे निकलने वाले दांतों की मुस्कानों को, जो मुस्कान होती है उसको इतनी मनमोहक बताया है कि वो मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। मतलब बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी अगर इस मुस्कान को देख ले तो वो खिलखिलाकर दोबारा उठ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के साथियों ने मूसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ? तो लेखक के जो साथी थे उन्होंने मूसन तिवारी को बुढ़वा, बेईमान, मांगे करेला का चोखा यह कहकर चिढ़ाया और इसका क्या परिणाम हुआ? तो वो उसके पीछे पढ़ते हैं तो सभी बच्चे वहाँ से दौड़ते हैं। तो सभी बच्चे दौड़ते हैं तो सभी को वहाँ पर किसी को किसी प्रकार से चोट लग जाती है, किसी को कोई पीटता है। तो वो सब बातें आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या अनुमान लगाया? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो पाठ है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित ये कहानी है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के आधार पर आपको इसका जवाब देना है। तो इसमें हम बात करें तो इस में लेखक ने आंतरिक व्यवस्था और अनुभूति की तीव्रता को लिखने के लिए प्रेरित माना है। तो आपको इसका जवाब
इस जीव अपव्यय के बारे में ये अनुमान के आधार पर आपको इसका जवाब देना है। अब हम बात करें, नीचे एक मुहावरा दिया गया है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मतलब वो सभी से मेल जोल में नहीं रहना चाहते, वो अपना सब कुछ अलग ही करना चाहते हैं। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो आप मुहावरे वाला जो टॉपिक है प्लेलिस्ट में जाकर मुहावरे वाला टॉपिक देखें, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिलेगा। और वहाँ एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे जो मुहावरे हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। उन मुहावरों से एक मुहावरा अवश्य ही आपसे पूछा जाएगा। सी वाले सेक्शन की बात करें, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है, पागल है। इस पंक्ति का नेताजी के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण स्पष्ट आपको करना है। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपको कम आता है और मानव की जो योग्यता है उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे अब उसकी संस्कृति कहें या फिर असंस्कृति, तो संस्कृति पाठ के आधार पर इसका जवाब देना है। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा आता है, बेस्ट आता है, उसका जवाब आप दें, आप 3 अंक प्राप्त कर पाएंगे। और लिखने में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपकी जो लेखन शैली है वो बहुत ही शुद्ध स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो आपका कॉपी जांचने वाला होता है वो आपकी लिखावट पर मंत्रमुग्ध हो जाए और आपको अच्छे अंक देने पर भी वैसे हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, ये आपको बताना है। या फिर किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, संगीतकार कविता के आधार पर आपको बताना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब आपको अपनी नोटबुक में देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कितना कम लेकर मैं समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हूँ। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको इसका जवाब देना है। या फिर मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको बताना है कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व या कृतित्व का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। इन दोनों में से एक लेखक या कवि के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे मेन एग्जाम में पूछे जाएं, किसी भी चैप्टर में किसी भी लेखक या कवि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और अधिक आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ये इन क्वेश्चनों के आंसर आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम इसके आंसर आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो क्वेश्चन आंसर हैं वहाँ से आप इनको देख सकते हो। फिर सेक्शन डी से आपसे एक निबंध पूछा जाएगा जो 6 अंक का होगा। इसमें निबंध का नाम होगा और उसमें प्रस्तावना, उसके उपयोग, अभिशाप, उपसंहार ये सब कुछ दिया होगा। आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कम से कम 3 या 4 पेजों में ये निबंध लिखना है। तो 3-4 निबंध आएंगे, उनमें से एक निबंध आपको लिखना है। फिर 21 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आपको पत्र या प्रार्थना पत्र में से आपको जो भी अच्छा आता है आप अपनी एग्ज़ाम नोटबुक में वो लिखें, ताकि आपको 4 अंक प्राप्त हो सकें। फिर हम बात करें आगे, संक्षिप्तीकरण दिया गया है। तो आप ये लास्ट क्वेश्चन है 22 वाला, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको समझकर उसका छोटा रूप आपको लिखना है। या फिर पलवन आएगा। पलवन क्या होता है, एक पंक्ति आपको दी जाएगी और उस पंक्ति में उस पंक्ति से संबंधित आपको 4-5 लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो हम आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।